आपकी दोनों बहुएं तो मेरी बहू से भी आगे लगती हैं। सच कहूं जिज्जी, माला माल बहू लाई हैं आप, जो दहेज के साथ साथ गाड़ी और कितने सारे जेवर भी लेकर आई है। हाँ हाँ गायत्री, तेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। अरे एक लौती बेटी है अपने माँ बाप की, तो जो उनका है सब इसी का तो होना है, और बाद में हमारे पोते का। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं आप, बहू तो सुंदर है ही, बस दुआ करो कि बहू गुणवान भी हो, हमारे घर की बाकी दोनों बहुओं की तरह। हमारे घर की दोनों बहुएं अपनी सास और दादी सास की खूब सुनती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती है। अरे जिज्जी, ये क्यों सुनोगी? हमारे घर की दोनों बहुएं तो बस 12वीं तक ही पढ़ी है, इसलिए अभी तक सामने से भीगी बिल्ली बन के रहती हैं और इतना मुंह नहीं खोल पाती हैं। लेकिन ये आपकी नई बहू तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, और ऊपर से इतनी सुंदर भी है, ना जो नखरे से पली बड़ी है, तो नखरे तो पक्का दिखाएगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ जिज्जी, आप अपनी नई बहू से ना ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, अपनी बड़ी बहू की तरह। अरे और नहीं तो क्या गायत्री, तो इससे ना ज्यादा उम्मीद मत रखना। वैसे भी हमने तो स्टेज पर ही देख लिया था कि इसमें कितनी लाशर्म है। कल कैसे तेरे बेटे के साथ चिपक चिपक कर फोटो खिंचा रही थी स्टेज में, सबके सामने। इसे जरा भी लाज नहीं आती है। अरे अम्मा जी, कैमरामैन जैसे करने को कह रहा था ज्योति को, ये तो वैसे ही कर रही थी। कुसुम, अम्मा जी से बात करने का ये क्या तरीका है? तुमने किसी से पूछा नहीं? अपना मुंह बंद रखो, बीच में बोलना मत, जाओ जाकर अपना काम करो अंदर। और याद रखना, घर में बड़ों के बीच में बहुएं नहीं बोलती, जरा अपने अदब मर्यादा में रहा करो तुम। हाँ कुसुम बहू, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बड़ी माँ, मैंने क्या गलत कहा? कुसुम, चुपचाप अंदर जाओ और जाकर रसोई संभालो। और सुन लो, शादी के नियम दस्तूर सारे खत्म हो चुके हैं। अपनी देवरानी को अच्छे से घर के नियम कानून समझा देना, रसोई में क्या कहाँ रखा है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, सब कुछ अच्छे से समझा देना। और गौरी, तुम क्या तुम्हें अलग से नोटिस देना पड़ेगा? जी नहीं मम्मी जी, जा रही हूँ मैं दीदी के साथ। दादी जी, अगर सारे रस्म रिवाज खत्म हो गए हो तो क्या मैं घूंघट उठा सकती हूँ? मुझे बहुत घुटन हो रही है। ये है ज्योति का ससुराल। ज्योति की शादी सौरभ के साथ अभी 3 दिन पहले ही हुई है। ज्योति के ससुराल में ज्योति की एक दादी सास, सास और एक चाची सास है। ज्योति जो सारी बातें घूंघट के अंदर से सुन रही थी, वह मन ही मन में समझ चुकी थी। उसकी सास बहुत ही टेढ़ी खीर है। नई नवेली ब्याह कराई ज्योति मन ही मन में निश्चय कर रही थी कि अपनी सास को सीधी करेगी। ज्योति समझ रही थी, अगर वह एक बार अपनी सास और चाची सास की बात में आकर उनके हाँ में हाँ मिला देगी, तो घर की बाकी दोनों बहुओं की तरह उसका भी जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग। लेकिन ज्योति इस घर की बाकी दोनों बहुओं की तरह सीधी सादी नहीं थी, बल्कि ज्योति आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू थी, जो किसी की मुट्ठी में बंद कर जीवन नहीं जी सकती। क्योंकि गौरव और ज्योति एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, और उन दोनों ने अपने घर वालों को मनाकर इस शादी को अरेंज मैरिज दिखाया था। गायत्री, रस्म रिवाज तो हो गए हैं, मैं तो कहती हूँ कि अब बहू को उसके कमरे में भेज देते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेगी, इसे भी थकान हो रही होगी। अरे माँ जी, काहे की थकान? बैठी तो है, कौन सा हल चला रही है जिसे थकान होगी? काकी जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना बैठिए। अभी तो मैं जा रही हूँ गायत्री, बहू अपनी पहली रसोई में कुछ बनाएगी तो जरूर बुला लेना, देखो तो इसके हाथ का स्वाद। ठीक है काकी जी। कुसुम, कुसुम, अपनी देवरानी को कमरे में ले जा बेटा। जी दादी जी। ज्योति को कमरे में ले जा बेटा, इसे भी आराम की जरूरत है, थक गई होगी बेचारी। जी दादी जी। कुसुम अपनी देवरानी को उसके कमरे तक लेकर जाती है, लेकिन ज्योति ने झिझकते हुए अपनी जेठानी से कहा कि वो थोड़ी देर बैठकर उसके साथ बात करे। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहो ना ज्योति। तुम हमें सिर्फ अपनी जेठानी मत समझना, बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। तुम बिना झिझके जो भी कुछ पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। दीदी, मम्मी जी के सदस्य ऐसी हैं, आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? मैंने मम्मी जी की बातें सुनी, मम्मी जी की बातों से मुझे लगता है कि मम्मी जी का स्वभाव ना थोड़ा बहुओं को दबा के रखने का है। अरे थोड़ा नहीं ज्योति, बहुत ज्यादा दबा के रखने का है। हम अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं जा सकते। हमें अपने मायके वालों को झूठे ही दिखाना पड़ता है कि हम लोग अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। देख ज्योति, तुम इन लोगों से पूछे भी ना कुछ मत करना, वरना मम्मी जी भैया को भड़का देंगी और फिर भैया तुमसे लड़ेंगे झगड़ेंगे। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में तो इतना देख ही लिया है मैंने इस घर में कि इस घर के तीनों बेटे अपनी माँ और अपनी चाची की बात बिल्कुल नहीं टालते। अरे दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपने मुझे तो इतनी नाजुक लड़की समझा है। जब मैं अपने मम्मी पापा को गैर बिरादरी में शादी करने के लिए मना सकती हूँ, तो इन्हें सीधा करना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। कुसुम दीदी, लगता है अब तो ज्योति के आ जाने से घर में धमाके होने वाले हैं। अरे चुप कर गौरी, अगर मम्मी जी या चाची किसी ने सुन लिया ना तो हमारी खैर नहीं। अरे क्या खुसुर फुसुर हो रही है भाई तीनों बहुओं में? कहीं हम लोग के खिलाफ तुम लोग साजिश तो नहीं रच रहे हो ना? नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो बस हम ज्योति से बात कर रहे थे।
गई हो तो जाके घर के कामकाज भी संभाल लो। ठीक है मम्मी जी। देखो बहू, ज्यादा चौंकने या डरने की जरूरत नहीं है। अब से ये तुम्हारा भी घर हुआ बाकी बहुओं की तरह। जी मम्मी जी। वो मैं कह रही थी बेटा, देखो मेहमानों का घर है, लोगों का आना जाना तो अभी लगा रहेगा नई बहू को देखने, और आज के जमाने में हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रही थी बेटा, अपने सारे जो गहने जेवर हैं वो मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूंगी अपनी अलमारी में। जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम मुझसे मांग लेना। मम्मी जी, मैं बहुत ही समझदार लड़की हूँ और चीजें संभालना भी जानती हूँ, सो डोंट वरी, मैं अपनी ज्वेलरी खुद ही संभाल कर रख सकती हूँ, आप ज्यादा टेंशन न लीजिए। देखो बहू, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, लेकिन मेहमानों का क्या विश्वास करे, कोई ना कोई तो कमरे में आता जाता ही रहता है ना, इसीलिए मुझे दे दो ज्वेलरी, मैं संभाल कर रखूंगी। मम्मी जी, अगर आपको अपने रिश्तेदारों पर भरोसा था ही नहीं तो उन्हें शादी में बुलाया ही क्यों आपने? और वैसे भी सारे मेहमान तो आज चले ही जाएंगे ना, सिर्फ बुआ जी तो रह जाएंगी। नहीं बहू, तुम्हारी जुबान तो बड़ी कैंची की तरह चलती है। क्या घर पर बताया नहीं किसी ने तुम्हें कि सास की सारी बातें मानना चाहिए, सास जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखा कर भेजा है? हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखा कर ससुराल भेजा है। कहा है बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाना, क्योंकि तुम्हें अपने सारे ससुराल की जिम्मेदारी भी तो उठानी है ना। अपनी सारी चीजें खुद ही संभाल कर रखना, किसी को किसी बात की कोई परेशानी मत देना, क्योंकि मम्मी हमेशा यही कहा करती है कि हम अपनी चीजों को जितने अच्छे से संभाल सकते हैं उतने अच्छे से कोई नहीं संभाल सकता। और फिर आत्मसम्मान ही तो महिलाओं का जेवर होता है ना, तो उसे तो मैं बचा कर रखना अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसीलिए डोंट वरी मम्मी जी, आप ना ज्यादा टेंशन ना लीजिए, मैं अपने जेवर अच्छे से संभाल कर रख दूंगी, ठीक है ना? नई नवेली दुल्हन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो गायत्री जी का पारा जैसे सातवें आसमान पर चढ़ गया। तभी वहाँ पर उनका बेटा सौरभ आ जाता है। अरे मम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? क्या अभी भी कोई रस्म बाकी रह गई है मम्मी? हाँ सौरभ जी, एक रस्म बाकी रह गई थी, लेकिन जिसे करने के लिए मैंने मना कर दिया। क्यों? तुमने मना क्यों किया? और कौन सी रस्म रह गई है? सौरभ, मम्मी जी को ना मेरे सारे गहने चाहिए, बोल रही है कि ये संभाल कर रख देंगी। अरे तो इसमें मना करने वाली कौन सी बात है? मम्मी तुम्हारी सास है, मांग लिया तो क्या हुआ, दे दो अपने सारे जेवर। अपने बेटे की सिंपैथी देखकर तो गायत्री जी को जैसे मौका मिल गया था अपनी बहू को सुनाने का। देख ले बेटा, देख ले इसे, अरे घर में आए इसे 4 दिन नहीं हुए और देख कैसे जुबान चला रही है कैंची की तरह चक चक। हमारे घर की दोनों बहुओं ने अपने सारे गहने मुझे ही संभालने को दिए हैं और ये मुझे गहने देने से मना कर रही है। सुना है तूने कभी तेरी भाभीओं ने क्या मुझे या तेरी चाची को या कभी तेरी दादी को पलट कर जवाब दिया है? हे भगवान, लगता है मेरी किस्मत फूट गई, ना जाने इसे ब्याह कर क्यों ले आई मैं इस घर में। सौरभ ने देखा कि ज्योति की आंखें गुस्से से लाल लाल हो गई है, इसीलिए सौरभ ने तुरंत ही बात को बनाने की कोशिश की। अरे कोई बात नहीं मम्मी, सारे गहने तो वैसे भी हमने इसी की पसंद के बनवाए हैं, अब गहने इसी के तो हुए ना, क्योंकि आपने ये गहने चढ़ाए हैं उसे शादी में, तो अब गहने इसके पास भी रहेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। रहने दीजिए ज्योति के पास गहने। वाह बेटा, तू तो अभी से जोरू का गुलाम हो गया, जब बैठ जा इसकी गोद में। जोरू का गुलाम हो गया, जब बैठ जा इसकी गोद में। देखो ज्योति, मैंने मम्मी के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम्हें मम्मी को गहने दे देना था ना। वाह सौरभ, क्या खूब कहा तुमने। अरे मैं क्यों दे दूं अपने सारे गहने? क्या मैं अपने गहने नहीं संभाल सकती? क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ? और वैसे भी अभी तो हमारी नई नई शादी है, मुझे तो गहने जेवर से सजी धजी रहनी चाहिए। अब मैं कितनी बार मम्मी जी को अपने गहने मांगने जाऊंगी? हाँ वैसे ये भी बात ठीक है। अब आप ये सारी बात छोड़िए, ये मेरे और मम्मी जी के बीच की बात है, हम दोनों ही खुद सुलझा लेंगे इसे, अभी हम अपना ये मूड खराब नहीं करते। सौरभ ने ज्योति की बात मान ली और मुस्कुराहट में जवाब दिया। इसी तरह रात बीत जाती है और दूसरे दिन ज्योति नहा धोकर सुबह किचन में जाती है। ज्योति घर में सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूती है। ज्योति, तुमने अपने गहने माँ जी को नहीं दिए? नहीं तो दीदी, क्या मुझ में इतनी जिम्मेदारी नहीं है? जब अपना सारा ससुराल संभाल सकती हूँ तो अपने गहने क्यों नहीं संभाल सकती? मैंने तो पहले ही कहा था कि ज्योति बहुत टेढ़ी खीर है, माँ जी को सबक तो ज्योति ही सिखाएगी। हमसे तो मम्मी जी ने हमारे सारे जेवर शादी के दूसरे दिन ही ले ली थी। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो चलकर नाश्ता लगा देते हैं सबके लिए। हाँ चलिए ना दीदी। दीदी आप दोनों भी बैठिए ना, मैं परस कर खिलाती हूँ आप लोगों को। मैं देख रही थी दीदी, आप लोग सुबह से ही रसोई में लगे हुए थे और पापा जी, भैया और इनका नाश्ता भी आप लोगों ने ही बनाकर पैक किया है। नहीं, हमारे यहाँ बहुएं बड़ों के खाना खाने के बाद ही खाती हैं। अच्छा ऐसी बात है मम्मी जी, तो इस हिसाब से तो मुझे भी पहले आप सबको खिलाना चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। मैं भी तो घर की सबसे छोटी बहू हूँ। और मम्मी जी, अभी तो दादी जी भी है ना, उन्होंने भी तो नाश्ता नहीं किया है, इसीलिए
ज्योति की सास तिलमिला जाती है, लेकिन ज्योति भी कहाँ चुप रहने वाली थी। चलिए उठिए उठिए मम्मी जी, ये कुर्सी से उठिए। आप पहले आप दादी जी को नाश्ता करा दीजिए, उसके बाद हम आपको नाश्ता कराएंगे। और चाची जी, आपको भी अभी नाश्ता नहीं करना चाहिए, आप भी तो दादी जी की बहू ही है ना। चलिए हम लोग साथ में पहले दादी जी को खाना खिलाते हैं, फिर हम सारी बहुएं मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। आप दोनों भी तो इस घर की बहू ही है ना हमारी तरह। जी आप बहू नहीं बल्कि तूफान लेकर आई है इस घर में। लगता है आपको सीधा करने का जुम्मा उठा कर आई है इस घर में। सौरभ, देख रहा है ना तू कैसे जुबान चलती है तेरी पत्नी की। ये कल की आई छोकरी मुझे ऑर्डर दे रही है, मुझे थाली से उठा रही है। वैसे मम्मी ये गलत क्या कह रही हैं? आप ही तो कहती है ना कि आपके घर का नियम है ये बहुएं बाद में खाना खाएंगी, तो आप और चाची जी भी तो दादी की बहू ही है ना। मैं तो ये सोच रहा था कि अब तक हमारे दिमाग में ये बात आई क्यों नहीं, जो बात आते ही ज्योति के दिमाग में आ गई। अच्छा बेटा, अब बीवी आ गई है ना घर में, अब तो तुझे माँ ही गलत लगेगी। मैं तो इसको लाकर पछता रही हूँ। मुझे तेरी लव मैरिज के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। ये तो मेरी दोनों बहुओं को भी बिगाड़ कर रख देगी। हमने अपने समय में खूब बर्दाश्त किया है, खूब निभाए हैं सारे नियम, लेकिन आजकल की बहुएं क्या खाक बर्दाश्त कर पाएंगी। हम इस घर की सास हैं, तो हम पहले खाना खाएंगी। नहीं मम्मी जी, मानती हूँ कि आप हमारी सास है, लेकिन आपकी भी तो सास अभी है ना इस दुनिया में। तो पहले आप दादी जी को नाश्ता करा कर आइए, उसके बाद ही हम आपको नाश्ता करवाएंगी। दीदी प्लेट उठा लीजिए सामने से। ज्योति की बातें सुनने के बाद तो ज्योति की सास का चेहरा देखने लायक था। ज्योति की सास के अंदर तो अंदर ही अंदर ज्वालामुखी उबल रहा था। हे भगवान, 4 दिन में ऐसा हाल है इसका, तो आगे ना जाने क्या क्या करेगी। और कर बेटा लव मैरिज, तूने इस महारानी को लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया है, लेकिन याद रखना इसका भूत मैं उतारना अच्छी तरीके से जानती हूँ। अपनी नई नवेली देवरानी की बात सुनकर तो घर की दोनों बहुएं बहुत चक्की रह गई थी। वो अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। दोनों बहुएं सोच रही थी कहीं नई बहू के गुस्से का ज्वालामुखी उनके सर पर ना फट जाए। ज्योति की सास और चाची सास नाश्ता लेकर अपनी सास के कमरे में चली जाती हैं। वाह ज्योति, क्या बात है, आते ही तो तुमने घर के सारे नियम बदल दिए। और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज दादी जी सबसे पहले नाश्ता करेंगी, वरना मम्मी जी को और ताई जी को तो कभी दादी जी की परवाह ही नहीं रहती थी। दीदी आप लोग चिंता न कीजिए, ये थोड़ी देर के लिए नहीं हुआ है। अब तो हमेशा इस घर में दादी जी ही पहले नाश्ता करेगी और दादी जी ही पहले ये खाना खाएंगी, उसके बाद ही घर की बाकी बहुएं खाएंगी। और वैसे भी मेरे हिसाब से तो गलत गलत ही होता है, और जो नियम घर की बहुओं के लिए है वो तो सारी बहुओं पर लागू होना चाहिए। और सच कहूँ दीदी, मुझसे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह धीरे धीरे 3 दिन का समय बीत गया, और 3 दिन के बाद ज्योति के बड़े भैया उसे लेने आ गए थे। अब ज्योति को अपने मायके जाना था, लेकिन ज्योति ने जाते जाते अपने पति सौरभ से कह दिया था कि जब वह ज्योति को लेने उसके मायके आए तो उसकी दोनों जेठानी को भी लेकर आए। और सौरभ भी ज्योति की बात कहाँ टाल सकता था। ज्योति को मायके गए 4 दिन हो जाते हैं, और 4 दिनों के बाद जब सौरभ उसे लेने जाने की तैयारी करता है। अरे सौरभ, बहू को 4 दिन हो गए, उसे लेकर आएगा या फिर उसे मायके में ही छोड़ने के लिए शादी की है? अरे नहीं माँ, मैं तो आज जाने ही वाला था ज्योति को लेने, इसलिए बस दोनों भाभी को कहने आया हूँ कि वो शाम को 4 बजे तैयार हो जाए। अरे भाई, जाएगा तू लेने बहू को, फिर तेरी भाभी क्यों तैयार होंगी 4 बजे? माँ, ज्योति ने कहा है कि जब मैं उसे लेने आऊँ तो दोनों भाभियों को भी लेकर आऊँ। हाँ अच्छा है, दोनों बहुएं घूम कर आ जाएगी छोटी बहू के मायके से। आप तो बस अम्मा जी, आपको क्या समझ में आता है, अगर दोनों बहुएं छोटी बहू के मायके चली जाएंगी तो यहाँ घर के कामकाज रसोई कौन संभालेगा? अरे जीजी, दोपहर को तो काम कर दिया है बहुओं ने, मैं तो कहती हूँ कि जाने देती हूँ। अरे नहीं, रात की रसोई भी तो चढ़ानी है, वो कौन चढ़ाएगा? इन्हें छोड़, जा तू ज्योति बहू को लेकर आ जा। अरे नहीं माँ, ज्योति मुझसे कहकर गई है कि मैं भाभियों को साथ लेकर आऊँ। अरे वाह यार सौरभ, तू तो 4 दिन में ही जोरू का गुलाम बन गया। अरे मुझे देख, शादी को 4 साल हो गए हैं मेरी, और रंजीत को भी देखना, उसकी शादी को भी 3 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने या हमारी बीवी ने मम्मी से इस तरह से बात नहीं की है। यहाँ तक पापा की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मम्मी से इस तरीके से बात करे जैसा तुम और ज्योति बहू कर रही हैं। भैया, इसमें आपकी गलती है ना, आपने अपनी पत्नी के साथ होते गलत व्यवहार को कभी देखा ही नहीं, आपने उनके लिए अभी तक कोई कदम उठाया ही नहीं। चलिए भाभी, अगर ज़्यादा खाने की जरूरत लगे तो मम्मी या चाची ऑनलाइन खाना बुलवा लेंगी। हाँ हाँ देवर जी, चलिए। क्यों रमेश, अभी तो तू सौरभ के सामने बड़ी बड़ी डिंगे मार रहा था, और अभी अपनी पत्नी को चुपचाप जाने दिया, रोका क्यों नहीं उसे? जाने दीजिए ना माँ, वैसे भी तो मैं कुसुम को कहीं घुमाने फिराने नहीं लेकर जाता हूँ। हाँ जीजी, रमेश सही कह रहा है, जाती भी तो नहीं कहीं बहुएं, जाने दो, वैसे भी तो रात तक लौट कर आ जाएंगी। दोनों बहुएं सौरभ के साथ चली जाती हैं, और इधर गायत्री जी मुट्ठी भींच कर रह जाती है। उनको ज्योति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था
कि आए 4 दिन नहीं हुए और पूरा साम्राज्य पलट कर रख दिया था। ज्योति, सौरभ और उनकी दोनों भाभियां खूब एंजॉय करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, बाहर खा पी कर वह रात को करीब 12 बजे तक घर आते हैं। देख लिया ना, इसलिए मना करती थी, एक बार छूट क्या मिली, इनके तो जैसे पर लग जाएंगे। रात को 12 बजने को आए लेकिन अभी तक बहुएं घर नहीं आई। बताओ, आजाद पंछियों की तरह घूम रही हैं बाहर। अरे जीजी, आ जाएंगी ना, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। और देखो जीजी, अब रही बात हमारी दोनों बहुओं की, तो वो सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़कियां हैं, हमारी सारी बातें चुपचाप मान लेती हैं और वह गरीब परिस्थिति से भी आई हुई हैं। और यदि आप सोच रही होंगी कि कुसुम और गौरी की तरह आप ज्योति को भी अपनी मुट्ठी पर रखेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको ना ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए और अपने आप से समझौता करके ज्योति के साथ भी आपको हंसी खुशी से रहना चाहिए। मैंने तो अपने आप से समझौता कर लिया है। तुम समझौता कर सकती हो छोटी, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकती। मैं इतनी आसानी से अपना साम्राज्य अपने आंखों के सामने अपनी बहू को पलटते हुए नहीं देख सकती। और देखो, मैं तुमसे भी कहती हूँ, जैसे तीनों बहुएं घर में आएंगी ना, तुम पहले से उनसे बात मत करना, ऐसे मुंह बना के बैठे रहना, ताकि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो सके कि वो आधी रात को घर आए हैं। मैं रमेश और गौरव को भी समझा देती हूँ कि अपनी अपनी पत्नियों से वो कोई बात ना करे और उन्हें खूब डांट भी लगाए। रमेश, रमेश, गौरव, गौरव। हाँ माँ, क्या हुआ बड़ी माँ? देखो, रात को 12 बजने को आए लेकिन बहुएं अभी तक घर में नहीं आई हैं। मैं तुम दोनों से साफ साफ कह देती हूँ, जब भी बहुएं घर में आएंगी ना, तो तुम लोग उनसे कोई बात मत करना और खूब डांट फटकार भी लगाना, ताकि दोबारा ऐसे कदम उठाने से पहले वो 4 बार सोचे। ठीक है माँ, ठीक है बड़ी माँ। गायत्री जी ने घर में सबको समझा दिया था कि जब तीनों बहुएं घर में आए तो कोई भी उनसे बात ना करे। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहुएं और साथ में सौरभ भी आता है, लेकिन उनके कहे मुताबिक कोई भी उनसे बात नहीं करता और सब इधर उधर देखने लगते हैं। माँ, आ गए हम लोग। ज्योति, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, ये बहुत गुस्से में कमरे में गए हैं, मैं भी जाती हूँ इनके पीछे। हाँ दीदी, डर तो मुझे भी लग रहा है, मैं भी जाती हूँ अपने कमरे में। गायत्री जी की दोनों बहुएं डरी सहमी सी थी और अपने अपने पति का गुस्सा देखकर वो और ज्यादा डर गई। दोनों जब अपने कमरे में गई तो दोनों के पतियों ने उन्हें खूब डांट लगाई। कुसुम, तुम्हें माँ को जवाब देने की क्या जरूरत थी? और जब माँ ने जाने से मना किया तो तुम्हें ज्योति के मायके जाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम भी ज्योति बनना चाहती हो? देखो, तुम्हें और ज्योति में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जैसी थी तुम वैसे ही रहो, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये भी कोई बात हुई? मुझे तो लगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अरे आप तो मुझे कहीं घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते हैं, ना ही जल्दी से मायके आने जाने देते हैं। कम से कम देवर जी के साथ मैं देवरानी के मायके चली गई तो थोड़ा समय अच्छा बिता ली, इसमें क्या बुरा हो गया? मैं कुछ नहीं जानता कुसुम, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी माँ को जवाब नहीं दोगी और जैसे तुम पहले थी बिल्कुल वैसे ही बन के तुम्हें रहना है, क्योंकि तुम देख रही हो ना, ज्योति बहू को माँ बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ तुम्हें ना पसंद करे। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं कठपुतली बन जाऊं, आपकी माँ जैसे नचाए वैसे नाचूं क्यों? देखो, रात काफी हो गई है, बेकार में बहस करके बातें नहीं बढ़ानी है मुझे। सो जाओ तुम, लेकिन याद रखना कि माँ को कभी पलट कर जवाब मत देना। इसी तरह गौरव ने भी अपनी पत्नी गौरी को बहुत डांट फटकार लगाई। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया और एक दिन अचानक ज्योति ने अपनी सास गायत्री जी से कहा कि उसे अब नौकरी करनी है। बस इसी बात को लेकर ज्योति के ससुराल में खूब बवाल हो गया। दादी माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कहो ना बिटिया। वैसे भी तुम्हारे आ जाने के बाद घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। सच में दादी जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, अच्छा ही है, तूने अपने खड़ूस सास को सबक सिखाया, मैं तो कभी उसे अपने बस में नहीं कर पाई। दादी जी, मैं ये पूछना चाहती थी, क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? क्यों नहीं बिटिया, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, कर सकती हो, लेकिन मेरी कौन सुनता है इस घर में। तुम अपनी सास से कहो, अगर वो मान गई तो बाकी सबको कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है दादी माँ, मैं तो बस आपकी अनुमति चाहती थी। और रही बात मम्मी जी को मनाने की, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है दादी माँ, आज शाम को मैं सबके सामने नौकरी की बात छेड़ूंगी। ठीक है बेटा। इस तरह ज्योति ने शाम को जब घर में सब लोग थे तब नौकरी की बात छेड़ी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। हाँ कहो बेटा। पापा जी, कल से मैं अपने ऑफिस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। सुनो बहू, ज्यादा महारानी बनने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 बहुएं घर में रहकर घर का काम करती हैं, वैसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। अरे गायत्री, बहू पहले भी तो जॉब करती थी ना, अब शादी की बात करना चाहती है तो इतना एतराज क्यों जता रही हो तुम? देखिए जी, ये महिलाओं के बीच की पंचायत ना, आप महिलाओं के बीच में रहने दीजिए। आप इन बातों में ध्यान मत दीजिए। आप जाकर अपने दुकान का हिसाब किताब देखिए। अच्छा, आपका मतलब है मैं सुबह उठकर घर का काम करूं, फिर ऑफिस जाऊं, ऑफिस से आकर फिर काम करूं, तो और क्या करना है तुम्हें?
नौकर थोड़ी ना इस घर में ये सब काम करने के लिए, ये सब काम तो बहू को ही करने पड़ेंगे। देखिए मम्मी जी, मैंने घर के काम के लिए ना नौकर लगवा दिया है। आप घर के कामों की चिंता मत कीजिए, कल से काम वाली बाई आ जाएगी। अच्छा, तूने सारे फैसले ले लिए और उस काम वाली को तनख्वाह कौन देगा? तू अपने मायके से ला कर देगी? नहीं माँ, हम अपनी सैलरी से तनख्वाह देंगे काम वाली को। तू चुप रह। जुम्मे जुम्मे 4 रोज हुए नहीं पत्नी को आए कि उसका गुलाम बन बैठा है। कितनी बदतमीज है ये। इसीलिए तो मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है। मेरे लड़के के कर्म फूट गए, इतनी जुबान चलती है इसकी। अरे झाड़ू पोछा तो काम वाली कर देगी, लेकिन खाना पीना क्या हमारी दोनों बहुएं ही बनाएंगी और तू ऑफिस घर करेगी? नहीं मम्मी जी, मैंने जो काम वाली लगवाई है ना, वो झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सब कुछ करेगी और उसके बाद रसोई में खाना बनाने में दोनों दीदियों की मदद भी करेगी, वो भी दोनों टाइम। और उसके बाद भी दीदियों को कोई और काम करवाना हो तो दीदियां वो भी करवा सकती है। और रही बात घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा की, तो मैंने दादी माँ के पैरों की मालिश के लिए भी एक काम वाली लगवा दी है। अब तो कोई शिकायत नहीं रहेगी ना आपको। देखो ज्योति बहू, बहुत बोल लिया तुमने। घर के काम ना घर की बहुएं करती हुई अच्छी लगती है, और वैसे भी मुझे नौकरों के हाथ का काम तो शुरू से ही पसंद नहीं है। देखिए मम्मी जी, मैं आपसे राय नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना फैसला सुना रही हूँ। बहू की बात सुनकर तो जैसे गायत्री जी के छक्के पंजे उड़ चुके थे। देखो सौरभ, लगता है तुम्हारी पत्नी ना इस घर के नियम कायदे को नहीं मानने वाली है, और इसकी संगति में हमारी दोनों बहुएं बिगड़ जाएगी। इसलिए काम करो, अपनी पत्नी को लेकर तुम अलग रह लो, क्योंकि मुझे ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं है। 4 दिन हुए नहीं घर आए और इसने कितना तमाशा बना कर रख दिया। पता नहीं इस लड़की को इसके माँ बाप कैसे झेलते रहे होंगे, या फिर इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। देखिए मम्मी जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। घर में आप भी तो बहू बनकर आई थी ना। जो सम्मान इस घर में बहू बन के आने के बाद आपको चाहिए था, वही सम्मान आप अपनी बहुओं को क्यों नहीं दे रही हैं? अरे हम आपकी बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं। और वैसे भी आपकी इन समस्याओं के लिए तो मैंने काम वाली लगा ही दिया है ना, फिर आपको इतनी समस्या क्यों हो रही है? अरे ज्योति तो बिल्कुल ठीक कह रही है गौरी, अगर घर में काम वाली लग जाएगी तो हमारी भी अच्छी खासी मदद हो जाएगी। यही मौका है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, ज्योति का साथ देना चाहिए। इसलिए मम्मी जी, ये शिकवे शिकायत ना बंद कीजिए और आराम से रहिए, खामोश होकर अपनी खूब सेवा करवाइए। ये घर है, इसे घर ही रहने दीजिए, घर को क्रेडिट ट्रेनिंग की जगह मत बनाइए। और रही बात घर से जाने की, तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, कोई भाग कर नहीं आई हूँ, जो सब कुछ सह लूंगी और घर छोड़कर चली जाऊंगी। मम्मी जी, जब ज्योति खुद अपने पेमेंट से नौकर रख रही है तो इसमें तो सबको आराम ही मिलेगा ना, इसमें क्या बुराई है? हमें भी आराम चाहिए। हाँ माँ, मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। हाँ दीदी, मुझे भी ज्योति बहू की बात पट रही है। हाँ मामी जी, हमें भी आराम चाहिए, रखने दीजिए इस घर में नौकर। कम से कम हमें भी दोपहर को थोड़ी नींद लेने का मौका मिलेगा। अब तो घर में सब के सब ज्योति के फैसले के साथ हो गए थे। अब तो गायत्री जी को जैसे कुछ बोलते ही नहीं बना, उनका मुंह अब सिल चुका था। इधर घर की दोनों बड़ी बहुएं ज्योति के इस फैसले से बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वह भी दिन रात नौकरों की तरह काम करती थी। उन्हें भी कहीं न कहीं आराम चाहिए था। ज्योति ने अपने खड़ी सास का सारा साम्राज्य पलट कर रख दिया था, और ज्योति के इस फैसले से सिवा गायत्री देवी के सारा परिवार खुश था। दूसरे दिन आत्मसम्मान से भरी ज्योति अपना पर्स उठाकर सीधे ऑफिस चली जाती है। दोस्तों, कभी कभी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने अधिकार के लिए हमें आवाज उठानी ही चाहिए। गूंगी गुड़िया बनकर हमें चुपचाप गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।